हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की चर्चा की थी कि किस प्रकार से धातु आयंस जो हैं इनके डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के प्रभाव में दो ग्रुप्स में विभाजित हो जाते हैं, इनकी डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है। आज की क्लास में हम डी ऑर्बिटल्स के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। विभाजन के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स पहले जो हैं सबसे पहले कम ऊर्जा के तल को ग्रहण करते हैं। क्रिस्टल फील्ड के कारण विभाजित डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो वे सबसे पहले निम्नतर जो ऊर्जा के समृद्ध कक्षक हैं उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इसके पश्चात जब T2G के तीनों ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएं, उसके पश्चात आने वाला इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में पेयरिंग करेगा या EG ऑर्बिटल्स में प्रवेश करेगा। इसकी दो संभावनाएं रहती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है और दूसरा फैक्टर है एवरेज पेयरिंग एनर्जी कितनी है। यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ बनती है। एक पहला जो केस है वो ये हो सकता है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक हो, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो। तो हम दोनों स्थितियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक डायग्राम के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जो बी स्थिति है ये। इसमें कोबाल्ट धन आयन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से भरे हुए हैं। यहाँ पर अभी कोई भी लिगेंड नहीं लगा हुआ है, कोई लिगेंड का फील्ड नहीं है। इस कारण से इसके सभी के सभी जो 6 ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डीजनरेट 5 ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं। लेकिन जब कोबाल्ट धन आयन लिगेंड्स के साथ में आयनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं तो यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जब कोबाल्ट का हेक्सा फ्लोरो कॉम्प्लेक्स बनता है तो वीक फील्ड लिगेंड जो फ्लोराइड है वो एक वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर जो T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान है वो काफ़ी कम है। इसलिए पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 by 1 करके DXY, DYZ, DXZ में जाएंगे और उसके पश्चात DZ² और DX²Y² यानी EG ग्रुप में प्रवेश करेंगे। पांचों इलेक्ट्रॉन सिंगली भरने के पश्चात जो लास्ट 6 इलेक्ट्रॉन है वो DXY में पेयर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो अधिक है और स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है। इस प्रकार के जो फ्लोराइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको वीक फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की संज्ञा देते हैं। जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल है कोबाल्ट हेक्सा एमीन कॉम्प्लेक्स, इसमें डी कक्षकों का जो विभाजन है उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू काफ़ी अधिक है। क्योंकि अमोनिया जो है वो फ्लोराइड की तुलना में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे तो पेयरिंग एनर्जी कम होने के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले T2G में सिंगली भरे जाएंगे। उसके बाद यहीं पर इनकी पेयरिंग हो जाएगी। ये DZ² और DX²Y² यानी कि EG ऑर्बिटल्स में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है, इनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्पिन पेयर्ड, लो स्पिन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कोवलेंट कॉम्प्लेक्स से संज्ञा भी दी जाती है। इस तरह से जो लिगेंड्स हैं उनकी नेचर पर इलेक्ट्रॉन्स का भरा जाना निश्चित होता है।
अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक है तो वहाँ पर पहले पेयरिंग होगी और बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाई एनर्जी के इजी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब वीक फील्ड लिगेंड हो उस समय पहले सिंगली T2Z भरा जाएगा, फिर सिंगली EZ भरा जाएगा और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन्स की T2Z में पेयरिंग होगी। इस तरह के जो लिगेंड्स हुए हैं उनको वीक फील्ड लिगेंड्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से दोनों परिस्थितियों के अंदर लिगेंड्स पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरह से d ऑर्बिटल्स में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।